बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर की बायो का चैप्टर सेल में आज हम डिस्कस करेंगे इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी। स्टूडेंट्स, हमने पिछला लेक्चर जहां छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में 3 फीचर्स डिस्कस किए थे। पहला फीचर हमारा ये था कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक या एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। दूसरा फीचर हमारा ये था कि जो नए सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल्स की डिवीजन से बनते हैं। ये हमारा दूसरा फीचर था। तीसरा फीचर ये था कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइट। ये 3 फीचर्स हमने डिस्कस किए थे। अब मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इन 3 फीचर्स, ये जो 3 फीचर्स हमें बताए, ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट की जो कॉन्सेप्ट थे एक्सपेरिमेंट की बेस पर हमें ये 3 फीचर्स मिले। जो पहला फीचर था कि सेल जो और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं। अब वो जो फीचर है वो किसने हमें दिया था? शेरिडन एंड शिवान, जो हमने पहले पढ़ लिया है कि शेरिडन और शिवान ने क्या बताया था कि सेल की कंपोजिशन के बारे में बताया था। फिर उन्होंने रिजल्ट निकाला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल और सेल की प्रोडक्ट से मिलकर बनते हैं। उन्होंने ये पहला फीचर बताया। अब जो दो रिमेनिंग फीचर्स थे वो उनको हमने डिस्कस करना है कि किस साइंटिस्ट ने उन फीचर्स के बारे में क्या कहा। आज हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी वो ये है रोडोल्फ विर्को, फिर उसके वर्ड्स, एबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट क्या है, लुईस पास्चर ने क्या कहा, फिर आगे ऑगस्ट वाइजमैन इसने क्या कहा, फिर सेल एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मीन्स के 2 जो फीचर रह गए हैं वो किस साइंटिस्ट ने हमें बताए, ये आज हमने डिस्कस करना है। तो यार ये आप जो लेक्चर है ना ये पूरा लिया करो, पूरी वीडियो देखा करो ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप 2-3 मिनट की वीडियो देखते हो, आप उसको स्किप करके भाग जाते हो। कोई ऐसी चीज़ देखते हो, फ़नी वीडियो देखते हो, उसके लिए आपके पास टाइम है, इसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप इस लेक्चर को पूरा सुना करो ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। अभी आपके पास वक्त है पढ़ने का, फिर आपके पास टाइम नहीं होगा पढ़ने का। मेरे बच्चों पढ़ा करो। अच्छा चले लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें रोडोल्फ विर्को की, रोडोल्फ विर्को 1855 में इसने क्या कहा? इसने अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पर एक चीज़ कही। अब वो ऑब्जर्वेशन क्या थी? उसने कहा कि न्यू सेल, कि जो नए सेल बनते हैं, अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मीन्स के नए सेल्स जो बनते हैं वो पुराने सेल्स की डिवीजन से बनते हैं। अब नए सेल खुद ब खुद तो नहीं बनते। अब ये उसने जो बात की ये ऑब्जर्वेशन की बेस पे की, उसने हाइपोथेसिस पेश की। उसने ये इस पे तजर्बा नहीं किया कि मैं यार ये तजर्बा करके बता रहा हूँ कि नए सेल पुराने सेल से मिलकर बनते। उसकी ऑब्जर्वेशन थी, ऑब्जर्वेशन की बेस पर उसने कह दिया, उसने हाइपोथेसिस पेश की। अच्छा, उसके बाद उसने जब ये डेफिनेशन बताई, जब उसने अपना कॉन्सेप्ट पेश किया, उसने साथ ये वर्ड भी बता दिए। वो वर्ड क्या थे इसके? वो वर्ड ये थे, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस का मतलब ओमनिस का मतलब क्या? ओमनिस का मतलब है सिर्फ सेल जो होते हैं, जो अगर एक सेल है वो पुराने सेल से की डिवीजन से बनता है, वो सेल खुद ब खुद नहीं बनता। वो उसके ये वर्ड्स थे। अच्छा, अब ये जो इसकी जो कॉन्सेप्ट था, जो इसकी हाइपोथेसिस थी, वो बिल्कुल मुखालिफ थी किस कॉन्सेप्ट के? एबायोजेनेसिस कॉन्सेप्ट के मुखालिफ थी। सब पहले हम एबायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। एबायोजेनेसिस कॉन्सेप्ट क्या है? एबायोजेनेसिस कॉन्सेप्ट में ये कहता है कि जो लिविंग थिंग्स हैं, क्या है? लिविंग थिंग्स हैं, वो पैदा हुए कहाँ से? फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। मीन्स के नॉन लिविंग थिंग्स से ये जो लिविंग थिंग्स हैं ये बने। ये अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट था ये किसी साइंटिस्ट ने नहीं दिया। ये हमारे जो आबाओ अजदाद हैं, ये जो बाबे हैं, इन्होंने इनका जो कॉन्सेप्ट था, इनके जो मुशाहिदात थे, इनकी जो ऑब्जर्वेशन थी, उस बेस पे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने ये क्या कहा? उन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये कहाँ से बने? नॉन लिविंग थिंग्स से। अब उनका ये जो ऑब्जर्वेशन थी किस बेस पे थी? जब ये उन्होंने कहा कि जब ये लाइफ नहीं थी, कोई भी जानदार नहीं था, कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं था, तो ये कहाँ से आया? उन्होंने ये कहा कि ये नॉन लिविंग थिंग से बने, फिर आगे ये जनरेशन आगे बढ़ती गई। तो इस बेस पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन की और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट हमें दे दिया जिसका नाम था ए बायोजेनेसिस। ए का मतलब होता है नॉट, बायो का मतलब होता है लाइफ,
और जेनेसिस का मतलब होता है ग्रोथ। तो मीन्स के लिविंग थिंग्स की जो प्रोडक्शन हुई वो कहाँ से हुई? फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स से। उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एबायोजेनेसिस। अब देखो कि इसने कहा कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब जो नया सेल है वो भी लिविंग है, जो पिछला सेल है वो भी लिविंग है। मीन्स के लिविंग थिंग्स लिविंग से ही पैदा होते हैं। क्लियर? अब इसका कॉन्सेप्ट और इसका कॉन्सेप्ट देखा जाए तो इन दोनों में क्या है? इख्तलाफ है। इसने कहा कि नॉन लिविंग थिंग से, इसने कहा लिविंग थिंग से। इसलिए रोडोल्फ विर्को का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल इसके खिलाफ था। अब जो एबायोजेनेसिस था उस वक्त भी लोग इसको अच्छा नहीं समझते थे, कहते ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये ऑब्जर्वेशन की बेस पे है, लेकिन कुछ लोग इसको सही समझते थे। अच्छा, अब जब इसने ये हाइपोथेसिस पेश की, ऑब्जर्वेशन अपनी दे दी, तो लोग कहते हैं कि एबायोजेनेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है। अब इसको कोई प्रूव करे कि हमें पता चले कि ये कॉन्सेप्ट ठीक है। अब इसने कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं दिया था। अब इसको प्रूव करने के लिए एक मर्द मुजाहिद आया जिसका नाम था लोइस पास्चर। अब लोइस पास्चर 1862 में, मीन्स के 7 साल बाद इसने प्रूव किया। किसको प्रूव किया? इस रोडोल्फ विर्को को प्रूव किया। अब लोइस पास्चर जो है ये ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है। इसको हम क्या कहते हैं? ये बहुत मशहूर और ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है। क्लियर? और ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने बहुत काम किया हुआ है मेडिसिन में, माइक्रोबायोलॉजी में इसने बहुत इसका रोल है, इसलिए इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। क्लियर? अच्छा, अब इसने रोडोल्फ विर्को की जो ऑब्जर्वेशन थी उसको एज अ एक्सपेरिमेंट उसको प्रूव किया और लोगों के सामने किया। उसने क्या किया कि जो बैक्टीरिया का जो सेल है वो यूनिसेलुलर है। अब बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मीन्स के एक सेल से नए सेल्स बनते हैं। अब उन्होंने लोगों के सामने करके दिखाया कि जो बैक्टीरिया का सेल है उससे क्या होते हैं? नए सेल्स बनते हैं। ये उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उसने क्या किया कि जो बैक्टीरिया का जो सेल है, जो बैक्टीरिया का नया जो सेल है वो बना है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरियल सेल। उसने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि एक नया सेल जो बनता है वो पुराने सेल्स की डिवीजन से मिलकर बनता है। क्लियर? अच्छा, आगे हमारे पास, अब ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी हो गया, ये इसने प्रूव कर दिया लोइस पास्चर ने। फिर आगे हमारे पास डेफिनेशन ऑफ लिविंग थिंग की डेफिनेशन एक बन गई। अब उसमें सिर्फ 2 फीचर्स आए। वो कौन कौन से? एक तो शेल्डन और शिवान का फीचर आया, और दूसरा जो फीचर आया वो रोडोल्फ विर्को का आया। इसका नहीं आया। इसका क्यों नहीं आया? क्योंकि इसने कोई थ्योरी नहीं पेश की, इसने सिर्फ एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव की है। ऑब्जर्वेशन किसकी थी? रोडोल्फ विर्को की ऑब्जर्वेशन थी। अगर कहा जाए तो रोडोल्फ विर्को की जो ऑब्जर्वेशन थी और जो सेल थ्योरी जिसने पेश की, मीन्स के शेल्डन और शिवान को, अगर उसको कलेक्टिवली कहा जाए तो और लिविंग थिंग्स की डेफिनेशन क्या बनती है कि जो सेल है वो जो लिविंग थिंग है वो कंपोज होता है किससे? सेल से। कंपोज्ड सेल मीन्स के सेल मिलकर एक लिविंग थिंग बनाते हैं। ये उसकी पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि जो नए सेल्स होते हैं, नए सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उस वक्त ये डेफिनेशन बनी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये जो नए सेल्स होते हैं, ये जो पुराने सेल्स होते हैं, इनके पास सलाहियत होती है कि वो नए सेल पैदा कर सकें। तो उस वक्त ये डेफिनेशन बन गई। अब ये जो साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया। फिर आगे 1880 में मीन्स के 20 साल बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था ऑगस्ट वीजेमैन। अब इसने क्या किया? इसने ये कहा कि जो सेल होता है, सेल बेसिकली अगर बुनियादी तौर पर उसका स्ट्रक्चर देखा जाए वो सेम होता है, लेकिन अगर सेल के फंक्शन की बात करें तो सेल का जो फंक्शनली अगर बात करें वो
डिफरेंट होता है। जैसा कि अगर हम इंसान की बात करें तो सारे इंसान, अगर नॉर्मल इंसान है, उनकी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, नाक है, 2 बाजू हैं, 2 टांगें हैं, सब इंसानों की एक जैसे हैं। अच्छा, अब क्या सारे इंसानों में जो करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं वो सेम होती हैं? सेम नहीं होती। हर इंसान की अपनी सोच होती है, अपने नज़रियात होती हैं, हर इंसान मुख्तलिफ सोच के मुताबिक काम करता है। इसी तरह जो सेल है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है, लेकिन जो फंक्शन है वो क्या है? डिफरेंट है। तो ऑगस्ट वीज़रमैन ने क्या कहा कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है? बेसिक स्ट्रक्चर में मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब जितने भी सेल्स हैं उनमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस तो होगा। अब मेटाबॉलिज्म किसके प्रोसेस के थ्रू होगा? एंजाइम का अमल दखल होगा। फिर क्या होगा कि जो ये एनर्जी यूज़ करते हैं वो किसकी फॉर्म में एनर्जी यूज़ करते हैं? एटीपी के फॉर्म में। जितने भी सेल्स हैं वो क्या करते हैं? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी यूज़ करते हैं और मेटाबॉलिज्म का अमल एक जैसा होता है। अगर उस दूसरी बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर भी क्या होता है? सेम ही होता है। क्या होता है? सेम होता है। जैसा कि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल में मौजूद होगी, साइटोप्लाज्म हर सेल में मौजूद होगा, न्यूक्लियस जो होता है वो कुछ सेल में मौजूद होता है, कुछ सेल में मौजूद नहीं होता। स्ट्रक्चरली उसने एक बात की कि सब सेल में जो मेजर पार्ट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। और तीसरी जो उसने बात की, उसने ये कहा कि जो इसकी केमिकल कंपोजिशन होती है वो भी क्या होती है? केमिकल कंपोजिशन वो भी सेम होती है। अब केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या? अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड्स एंड प्रोटीन पाई जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, ठीक हो गया, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। अब ये सारी चीज़ों से मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। अब उसने ये कहा कि जितने भी सेल्स हैं, जितने भी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या होते हैं? जो केमिकल कंपोजिशन लिपिड्स एंड प्रोटीन से ही मिलकर, माइनर सा कोई फ़र्क होगा लेकिन लिपिड्स एंड प्रोटीन जो मेजर पार्ट्स हैं उससे मिलकर बनते हैं। तो इसके कहने के मुताबिक कि जो सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? सेम है। क्लियर हो गया? तो इसके कहने के मुताबिक तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ओरिजिन होता है, जहाँ से पैदा होते हैं, वो भी क्या होते हैं? सेम। अगर इंसान पैदा होता है वो इंसान से ही पैदा होता है, अगर कोई जानवर पैदा होता है तो उसका ओरिजिन भी वही होता है, तो वो पिछले उसका ओरिजिन भी क्या होता है? सेम होता है। क्लियर? इतनी बात क्लियर होगी। तो इसका क्या मतलब है कि तमाम सेल में जो सिमिलरिटीज़ होती हैं, बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सिमिलरिटीज़ होती हैं, एक जैसे होते हैं। अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शनली ये क्या होते हैं? फंक्शनली ये क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ये ऑगस्ट वीज़रमैन ने हमें बताया। अच्छा, आगे जो हमारे पास आ गया, सेल एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये जो तीसरा फीचर है ये किसने हमें बताया? ऑगस्ट वीज़रमैन ने हमें बताया। अब इसने ये क्या कहा कि जितने भी सेल्स हैं अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करें है तो वो सेम, अगर उसके फंक्शन की बात करें तो हर सेल्स के जो फंक्शन हैं वो क्या हैं? डिफरेंट है। तो डिवीजन ऑफ लेबर मीन के जितने भी सेल्स हैं उन्होंने काम तकसीम किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं? काम तकसीम किए हुए हैं अमंग सेल्स। डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेल्स, सेल्स में ये काम तकसीम हुए हुए हैं। दूसरा पॉइंट है कि डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लियर? अब हम देखने लगे हैं कि कौन से, अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो जो मसल सेल्स हैं या नर्व सेल्स हैं या रेड ब्लड सेल्स हैं, अब इसको स्ट्रक्चरली अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन की या मेटाबॉलिक रिएक्शन की या उसके केमिकल कंपोजिशन की, वो एक जैसे होंगे, लेकिन उसके फंक्शन की बात करें तो वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अगर मसल सेल्स की बात करें तो इनका क्या काम है? इनका काम यही है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये इनका काम है। नर्व सेल की बात करें तो इसका क्या काम है? नर्व को क्या करना?
कंडक्ट करना, मैसेज को दिमाग तक लेके जाना, दिमाग से वापस पूरी बॉडी को पहुंचाना, ये किसका काम है? नर्व सेल का। अगर रेड ब्लड सेल की बात करें तो ये क्या करते हैं? कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। अब देखो स्ट्रक्चरली बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सबका सेम है, लेकिन फंक्शनली तौर पर ये क्या है? डिफरेंट है। क्लियर? इसी तरह अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो जाइलम का क्या काम है? कंडक्ट करना, किसको? वाटर को और मिनरल्स को। इसी तरह फ्लोएम की बात करें तो ये क्या करते हैं? फ्रूट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, फ्रूट्स को पौधों तक। इसी तरह हमारे पास क्लोरेनकाइमेटस सेल्स हैं, ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं। ठीक हो गया। क्लोरो का मतलब होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से आपने इस बात को याद रखनी है कि फोटोसिंथेसिस का ये अमल करते हैं। इसी तरह स्क्लेरेनकाइमेटस सेल ये प्लांट को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। इसी तरह हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये क्या करते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प आउट करते हैं। मेरे बताने का मकसद ये था कि जितने भी सेल्स हैं उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन फंक्शनली तौर पर वो सारे के सारे क्या हैं? डिफरेंट है। हर सेल का अपना काम है। इस तरह इस 3 फीचर्स हमारे पास सामने आए। पहला फीचर शेल्डन और शिवान ने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं एक या एक से ज़्यादा सेल से। दूसरा फीचर हमें बताया रोडल्फ विर्कू ने कि नए सेल, जो पुराने सेल्स होते हैं उसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो नए सेल्स पैदा कर सकें। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट आया, तीसरा जो फीचर आया, ऑगस्ट वेजेबैन, उसने कहा कि जो लाइफ है उसका स्ट्रक्चरल मीन्स का उसका सेल का स्ट्रक्चर भी होता है और वो फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। तो लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? सेल है। इस तरह हमारे पास ये 3 फीचर्स सामने है। इस तरह ये हमारा जो टॉपिक है इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी का वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।